नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करती है। यह एक सिद्धांत, एक मूल्य, एक मान्यता इत्यादि में विश्वास नहीं करती है। इस तरह से यह बहुल दृष्टिकोण अपनाती है। तो देखते फ्रेंड्स उत्तर आधुनिकतावादी विचारक मिशेल फूकोल्ट को। फ्रेंड्स, मिशेल फूकोल्ट एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं, ये थिंकर हैं। इनके द्वारा द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का इतिहास तथा डिसिप्लिन एंड पनिश पुस्तक की रचना की है। इन्होंने अपने उत्तर आधुनिकतावादी विचारों को द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी तथा डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने माना है शक्ति को क्या माना है? मिशेल कहते हैं शक्ति न तो केंद्र में निहित है और न ही राज्य में। शक्ति न तो राज्य में निहित है, न ही वर्ग में केंद्रित है। वर्ग होते हैं या राज्य होते हैं, वहां शक्ति केंद्रित नहीं होती है। शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता है, बल्कि यह संपूर्ण समाज में बिखरी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, मिशेल फूकोल्ट कहते हैं शक्ति न तो कहीं केंद्रीय स्तर पर है, न राज्य स्तर पर है। इसका कोई पावर सेंटर नहीं है। यह संपूर्ण समाज में बिखरी हुई है। जिस तरह से शरीर में कैपिलरी, हमारे शरीर में धमनी होती हैं, सिरा होती हैं, वह संपूर्ण शरीर में बिखरी होती हैं और रक्त ले जाती हैं, रक्त लाती हैं। इसी प्रकार से शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता है, न वर्ग होता है, न राज्य होता है। आगे देखते हैं, इस प्रकार शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता है और शक्ति नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। शक्ति का प्रभाव नीचे से ऊपर की होता है और इसका कोई सेंटर नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ज्ञान ही शक्ति है। ये कहते हैं शक्ति से ज्ञान का निर्माण होता है। ज्ञान का निर्माण किससे होता है? शक्ति से होता है। इसलिए ज्ञान ही शक्ति है, क्योंकि इसका कोई केंद्र नहीं होता है और ज्ञान को ये शक्ति मानते हैं। शक्ति सामाजिक संबंधों में विद्यमान होती है। जो हमारे सोशल रिलेशनशिप होती है, सामाजिक संबंध होते हैं, उनमें शक्ति पाई जाती है। इसी प्रकार से व्यक्ति अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब आपको अपने शरीर का ज्ञान मिल जाता है तो उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इससे आपको अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाता है। वर्तमान में शक्ति सरकार में नहीं बल्कि गवर्नमेंटलिटी से प्राप्त होती है। जो सरकार के द्वारा टूल्स यूज किए जाते हैं, उपकरण पद्धतियां यूज की जाती हैं, उनसे शक्ति पाई जाती है। जैसे देखा जाए, हम पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये क्या है? राज्य की शक्ति के प्रतीक हैं। आधार कार्ड भारतीयों का ही बनता है। पासपोर्ट भारत सरकार ही जारी करती है। वोटर आईडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। ये एक प्रकार से राज्य के द्वारा शक्ति प्रयोग के साधन होते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने पावर को नॉलेज के रूप में, शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। आगे देखेंगे, इसे जैविक शक्ति कहा है। और इस शक्ति को क्या कहा है? जैविक शक्ति कहा है। शक्ति सामाजिक संबंधों में विद्यमान होती है। हमारे सामाजिक संबंध होते हैं, वहां शक्ति पाई जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है। परिवार में एक सदस्य दूसरे को प्रभावित करता है, उस पर नियंत्रण करने का भी प्रयास करता है। इस तरह से शक्ति न तो राज्य में केंद्रित है,
नहीं वर्ग में केंद्रित है, बल्कि संपूर्ण समाज में विद्यमान होती है। हमारी सोसाइटी विद्यमान होती है और जो सामाजिक संबंध होते हैं उनमें शक्ति पाई जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? मिशेल फूकोल्ट कहते हैं। और मिशेल फूकोल्ट ने अपने विचार द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी तथा डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट लिखे हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, मिशेल फूकोल्ट कहते हैं ज्ञान को शक्ति कहते हैं। नॉलेज कोई वो हमारे अंदर जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, उसको शक्ति कहते हैं। इस तरह से ज्ञान को विखंडित, आत्मनिष्ठ और सापेक्ष मानते हैं। ज्ञान क्या है? विखंडित है, बिखरा हुआ है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में हो सकता है। आत्मनिष्ठ, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, क्षमता होती है, नॉलेज होती है। और ज्ञान भी सापेक्ष होता है, ज्ञान निरपेक्ष नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। आगे देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से निर्धारित होता है। जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है, वातावरण है, उसी के हिसाब से हम ज्ञान का निर्धारण करते हैं, उसी के हिसाब से हम विषय वस्तु का मूल्यांकन भी करते हैं। देखेंगे स्टूडेंट, वह सत्य का अपने दृष्टिकोण, सत्य क्या है, क्या असत्य है, इसका हम अपने दृष्टिकोण के हिसाब से विखंडन करते हैं। क्या करते हैं? विखंडन करते हैं। मिशेल फूकोल्ट किसी भी प्रकार की व्यवस्था का खंडन करता है। जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं उनका खंडन करता है। क्या कहता है? वह इस बात का खंडन करता है कि व्यक्ति किसी व्यवस्था में रहेगा। जो कोई व्यवस्था स्थापित की जाती है, जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजतंत्र व्यवस्था है, कुलीन तंत्र व्यवस्था है, उदारवादी व्यवस्था है, ये राज्य के द्वारा व्यवस्था स्थापित की गई है, समाज के द्वारा ही स्थापित की गई है। तो ये कहते हैं व्यक्ति किसी व्यवस्था में रहेगा तो उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र होता है, वहां भी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से राजतंत्र प्रणाली में भी समस्याएं होती हैं। हमारा परिवार, उसमें भी समस्याएं होती हैं। भिन्न भिन्न विचार होते हैं, मूल्य मान्यताएं होते हैं, हमारा अलग अलग जीवन शैली होता है, खाने पीने का स्तर होता है, सोच में अंतर पाया जाता है, पढ़ाई लिखाई में भी अंतर पाया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट आपके अंदर अलग अलग प्रतिभा और क्षमताएं पाई जाती हैं। आगे देखेंगे, अब मिशेल फूकोल्ट आगे कहते हैं वह विवेक की भी सीमाएं निर्धारित करता है। जो हमारे अंदर विवेक होता है, तर्क विवेक होता है, उसकी भी सीमाएं निर्धारित करता है। क्या कहता है? व्यक्ति के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, फिर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सजा की व्यवस्था की जाती है। जैसे जेलों का निर्माण किया जाता है, यदि कोई अपराध करता है तो सजा दी जाती है, लेकिन क्या जेल में बंद कर दिया जाए तो अपराध बंद हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं होता है। भारत में सैकड़ों जेल हैं, लेकिन फिर भी अपराध होते रहते हैं। इसी तरह से संपूर्ण विश्व में अनेक जेलें पाई जाती हैं, लेकिन अपराध होते रहते हैं। अब देखेंगे, लोगों को सुधारने के लिए जेल बनाई गई है। लोगों के अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जेलों का निर्माण किया गया है। इस तरह से वो कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में अनुशासन के नाम पर जेल में क्रांति की आवाज दबा दी जाती है। मिशेल फूकोल्ट के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का खंडन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, पूंजीवादी व्यवस्था का खंडन किया जाता है। वह कहते हैं कि यहाँ जेल में क्रांति की आवाज दबा दी जाती है। अधिकांश उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं, वह पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट,
एक विशेष वर्ग द्वारा भलाई और लाभ के लिए तर्क का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार तर्क का प्रयोग शोषण के लिए किया जाने लगा। इसलिए यह तर्क और विवेक की सीमाओं का भी निर्धारण करते हैं। क्योंकि हम तर्क और विवेक की बात करते हैं, तर्क और विवेक ये भी एक प्रकार से नकारात्मक हो सकते हैं। जैसे आप किसी गलत चीज को, असत्य को सही सिद्ध करने के लिए अपने तर्क का, विवेक का सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यह तर्क विवेक शोषण का प्रतीक बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखेंगे। अब ये नए थिंकर है लियोटार्ड। लियोटार्ड यह भी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन एक पुस्तक है, पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। इस पुस्तक में वह उत्तर आधुनिकतावादी विचार देते हैं। यह इनको उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। लियोटार्ड को पोस्ट मॉडर्निज्म का पिता माना जाता है। जो उत्तर आधुनिकतावादी विचार होते हैं उनका इनको फादर कह सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पहली बार देरदा के ऑफ ग्रामेटोलॉजी के आधार पर ही उत्तर आधुनिकतावादी विचार दिए गए थे। आप देखते हैं ये क्या करते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद मेटा नरेटिव को स्वीकार नहीं करता है। इन्होंने मेटा नरेटिव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें किसी विशेष ज्ञान की वैधता को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए कोई विशेष ज्ञान सत्य नहीं हो सकता है। जैसे किसी देश में लोकतंत्र अच्छा माना जाता है, तो किसी देश में वहीं साम्यवादी व्यवस्था को भी अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से कुछ देशों में कुलीन तंत्र और राजतंत्र प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, एक सिद्धांत संपूर्ण विश्व में अभी भी लागू नहीं हो पाया है। इसलिए यह मेटा नरेटिव किसी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करता है। ये क्या करता है, किसी सार्वभौमिक एक मान्यता, एक सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है। जब जो उत्तर आधुनिकतावाद है, एक विचारधारा, एक सिद्धांत, एक मूल्य, एक मान्यता को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि यह बहुलतावादी दृष्टिकोण अपनाता है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है। यह मानता है कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। यह व्यक्ति की अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आगे देखेंगे, इनके अनुसार निश्चित उद्देश्यों के लिए संचालित हो रहा है। जो मेटा नरेटिव है उसका एक निश्चित उद्देश्य मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में देखा जाए भिन्न भिन्न उद्देश्य भी हो सकते हैं। इस तरह से उत्तर आधुनिकतावाद लियोटार्ड के पॉली नरेटिव या बहुल नरेटिव को स्वीकार किया जाता है। यह मानता है बहुल नरेटिव होना चाहिए, पॉली नरेटिव होना चाहिए, और मेटा नरेटिव को अस्वीकार करता है। क्या होता है फ्रेंड्स, किसी को पैंट शर्ट पसंद है, किसी को कोट पैंट पसंद है, किसी को देखा जाए तो कुर्ता पाजामा पसंद है, कोई साड़ी पहनता है, कोई जींस पहनता है। हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है। इसी को हम बहुलतावाद कहते हैं, जिसे सहिष्णुता की अवधारणा निहित है। इसमें टॉलरेंस की कॉन्सेप्ट निहित है। सहिष्णुता जिसमें भिन्न भिन्न मूल्यों, मान्यताओं को स्वीकार किया जाता है। आगे क्या होता है, इस तरह से यह बहुलवाद का समर्थन करता है। किसका? बहुलवाद का, और सहिष्णुता का समर्थन करता है। आगे देखेंगे, आधुनिक युग में जिन सार्वभौमिक मान्यताओं का निर्माण किया गया है, वर्तमान में जो सार्वभौमिक मान्यता है उनका निर्माण किया गया है, वह तकनीकी वैज्ञानिक वर्चस्व का परिणाम है। वर्तमान में
जो सिद्धांत चल रहे हैं तकनीकी और वैज्ञानिक वर्चस्व का परिणाम माने जाते हैं। भविष्य में सूचना तकनीकी प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा, आईटी की प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा। ये लियो टाट ने बहुत पहले कही थी। अब ये भारतीय समाज में और संपूर्ण विश्व में देख सकते हैं। आप एंड्रॉयड का जमाना देख रहे हैं, 5G का दौर है। कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्तमान दौर में विचारों को वस्तुनिष्ठ बनाने की होड़ चल रही है, जो मूलतः आत्मनिष्ठ है। इस तरह से फ्रेंड्स देखा जाए, उत्तर आधुनिकतावाद ये क्या है? बहुलतावादी दृष्टिकोण है। ये बहुलतावाद पर आधारित है। ये बहुलतावाद पर आधारित है और इसके द्वारा सहिष्णुता का समर्थन किया जाता है। किसका? सहिष्णुता। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? हमारे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं, विचार दर्शन होते हैं। आप हमारे विचारों से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। इस तरह से ये बहुलतावाद और सहिष्णुता को स्वीकार करता है। इसी तरह से ये आत्मनिष्ठ मानता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसलिए ये सापेक्ष को भी स्वीकार करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सापेक्ष अपना दृष्टिकोण अपनाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।